हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है, जिसमें आयशा का वकील आयशा की पैरवी करते हुए कोर्ट में कहने लगता है कि ये सीडी देखने के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मेरी क्लाइंट आयशा सरीन बिल्कुल बेगुनाह है। और जज साहब से सीडी चलाने के लिए परमिशन मांगने लगता है। जज साहब भी उसे सीडी चलाने की परमिशन दे देते हैं। तभी कोर्ट रूम में 2 मिनट के लिए अंधेरा कर दिया जाता है और सभी लोग सीडी देखने लगते हैं। और जैसे ही सीडी प्ले होती है, सामने अभिमन्यु होता है। वो सबसे कहने लगता है कि नैना मेरी बहन नहीं है, जो लड़की आप लोगों के सामने है ना, वो लक्ष्मी माथुर है। सभी लोग अभिमन्यु को देख करके चौंक जाते हैं। अभिमन्यु भी कहता है कि आयशा सरीन ने सही कहा था, लक्ष्मी माथुर जिंदा है और वो सबके सामने है। लक्ष्मी माथुर ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था और मुझे यकीन दिला दिया था कि आयशा सरीन ने उसके साथ बहुत सारी जातियाँ की है। लक्ष्मी माथुर ने आयशा सरीन को एक्सपोज करने के लिए ये सब कुछ किया था और लक्ष्मी माथुर की बातों में आकर के मैंने भी एक बॉडी चुराई और साबित कर दिया कि वो बॉडी लक्ष्मी माथुर की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट भी मैंने बदल दी थी। इसी दौरान मुझे पता चला कि आयशा सरीन बेकसूर है। और ये सब लक्ष्मी माथुर ने इसलिए किया क्योंकि वो आयशा सरीन से बदला लेना चाहती थी, उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। और कहता है कि आज मैं सबके सामने सच बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा तो आयशा सरीन बेगुनाह होने के बाद भी खून के जुर्म में फंस जाएगी। मुझे पता है कि ये वीडियो सामने आने के बाद मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी और मुझे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, लेकिन अब मैं झूठ का सहारा नहीं ले सकता। और कहता है कि आयशा सरीन से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। असली गुनाहगार तो लक्ष्मी माथुर है और मैं अपना कन्फेशन बिना किसी दबाव और लालच के दे रहा हूँ। अभी ये वीडियो देख करके करण कोर्ट में चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये सब बकवास है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, बंद करो ये सब। और जज साहब से कहता है कि जज साहब ये सब कुछ झूठ है। इस तरह से ये वकील साहब आयशा सरीन के पिट्टू बने हुए हैं ना, उसी तरह से ये आदमी भी बिक गया है। तो औरत ने इस अभिमन्यु को भी खरीद लिया है। जज साहब करण को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन करण अभिमन्यु की कॉलर पकड़ करके कहने लगता है कि धोखेबाज इंसान, क्या समझते हो तुम अपने आप को। लेकिन तभी पुलिस वाले आकर के उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। करण गुस्से में जाकर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद आयशा सरीन का वकील बताने लगता है कि जज साहब, सीडी देखने के बाद कुछ खास कहने को रह नहीं गया है। और बताता है कि ये जो लक्ष्मी माथुर है ना, छोटे से शहर से हीरोइन बनने का सपना लेकर के मुंबई में आई थी और ये किसी भी कीमत पर हीरोइन बनना चाहती थी। कामयाबी के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। मेरी क्लाइंट आयशा सरीन के यहाँ नौकरी भी की और जब नौकरी मांगने आई थी ना, तब भी अंधी बन करके नाटक करते ही हुए आई थी। और फिर कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए उसने करण राय को फंसाया और कॉन्टेस्ट जीतने के बाद में मानव सरीन के छोटे भाई समर सरीन को फंसा लिया। और जब एमएमएस कांड में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई ना, तो अपने ही मर्डर की कहानी गढ़ दी और एक तीर से 2 निशाने लगाने चाहे और आयशा सरीन को ही रास्ते से हटाने के लिए उसी पर अपने खून का इल्जाम लगा दिया। तभी करण का वकील कहता है, जैसा अब ये सीडी कोई प्रूफ नहीं है। आयशा का वकील भी कहने लगता है कि आपके क्लाइंट ने भी मेरे क्लाइंट के ऊपर सीधा आरोप इसी सीडी के थ्रू लगाया था। और लक्ष्मी के पास जाकर के पूछने लगता है कि लक्ष्मी, तुम इतनी बड़ी खुदगर्ज कब से हो गई? तुमने तो दुनिया के सामने अपने माँ बाप को भी पहचानने से मना कर दिया। लक्ष्मी से कहने लगता है कि लक्ष्मी देखो, एक बार अपने परिवार की तरफ देखो और फिर फैसला लो। तभी लक्ष्मी भी गुस्से में खड़े होकर के कहने लगती है कि मैं ही लक्ष्मी माथुर। मानव भी हैरान होकर के लक्ष्मी को देखने लगता है। माथुर साहब भी लक्ष्मी को देख करके हैरान हो जाते हैं। जज साहब भी लक्ष्मी को कटघरे में आने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी कटघरे में आकर के कहने लगती है कि हाँ जज साहब, ये सब कुछ मेरा ही प्लान किया हुआ था, पर ये सब कुछ मैंने अपने फायदे के लिए नहीं किया था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आयशा सरीन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकूं, ताकि फिर कोई भी लक्ष्मी माथुर आयशा सरीन के हाथों मारी ना जाए। तभी वकील पूछने लगता है कि पर आप तो आयशा सरीन को अपने खून के जुल्म में सजा दिलवाने वाली थी। लक्ष्मी कहती है, नहीं जज साहब, मैं सब कुछ बताने वाली थी, बस एक बार आयशा सरीन अपना जुर्म कबूल कर लेती। आयशा का वकील भी कहने लगता है कि जज साहब, लक्ष्मी माथुर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। एमएमएस कांड के बाद तो लक्ष्मी माथुर की बहुत बेइज्जती हो गई थी, इन्हें फिल्मों से भी निकाल दिया गया था, इनका सपना तो बनने के पहले ही खत्म हो गया था। और पूछने लगता है कि चलो मान भी लेते हैं लक्ष्मी माथुर कि आयशा सरीन तुम्हें बहुत परेशान करती थी, तो तुमने आयशा सरीन के खिलाफ में मेंटली हरासमेंट का केस क्यों नहीं किया था और तुम खुद ही कानून बनकर के सजा देने के लिए निकल पड़ी। और कहने लगता है कि जैसा अब जब लक्ष्मी माथुर ने सबके सामने खुला बयान देकर के अपनी सारी गलतियां कबूल कर ली है, तो मैं नहीं चाहता कि कोर्ट का और भी वक्त बर्बाद किया जाए। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट आयशा सरीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इन गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसा फैसला सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आयशा सरीन को बाइज्जत बरी किया जाता है और मिस्टर अभिमन्यु राठौर को अपनी नौकरी से सस्पेंड किया जाता है और उन पर एक इंक्वायरी कमीशन का भी गठन किया जाता है। और कहते हैं अगर आयशा सरीन मुकदमा करना चाहे तो वो लक्ष्मी माथुर और करण राय पर मुकदमा कर सकती है। तभी आयशा उठ करके कहने लगती है कि जैसा मुझे कुछ कहना है और कटघरे में आकर के कहती है कि मेरी हालत तो उस महाभारत के अर्जुन की तरह हो गई है, क्योंकि मेरे खिलाफ तो जो लोग भी थे ना, वो सब मेरे घर के ही थे, मेरा खुद का भाई, लेकिन मैं अर्जुन की तरह शस्त्र नहीं उठाऊंगी, कुछ भी केस नहीं करना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी सजा वही होती है कि सजा ना दी जाए। साहब, मैं नफरत से नफरत को नहीं, प्यार से मारना चाहती हूँ, मैं किसी पर कोई केस नहीं करना चाहती हूँ। और वहां से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है और सभी लोग आयशा को बेगुनाह साबित होने पर बधाई देने लगते हैं। वो भी आकर के आयशा को गले लगा लेता है। तभी आयशा लक्ष्मी के पास आकर के कहने लगती है कि तुम ऊंचा उड़ना चाहती थी ना, ये तो सबको पता था, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये कोई भी नहीं जानता था। तुमने तो अपने परिवार का और अपने संस्कारों का सबका मजाक उड़ा दिया। मानव भी कहने लगता है कि तुम्हारे लिए हमने क्या कुछ नहीं किया लक्ष्मी, अपने घर में अपने दिलों में जगह दी, लेकिन यकीन नहीं होता है कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। बस एक गुजारिश है कि अब हमारी जिंदगी में हमारे घर के नजदीक आने की कोशिश भी मत करना।
और गुस्से में वहां से चला जाता है। ये सुनकर के मानो भी उसे समझाने के लिए पीछे जाने लगता है, लेकिन आयशा उसका हाथ पकड़ करके रोक लेती है और कहती है कि अभी मानो को कुछ भी मत कहो, इन्हें भी अपना झूठ कबूल लिया है, अब तुम्हारी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो हियरिंग शुरू होने के पहले ही कहना था। समर से कहती है कि समर मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम उन लोगों की तरफ हो, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं है। ये सुनकर के समर भी चौंक जाता है। उसके बाद सभी लोग कोर्ट रूम से बाहर चले जाते हैं। लक्ष्मी भी माथुर साहब के पास आकर के कहने लगती है कि पापा, लेकिन माथुर साहब उससे बिना बात करे ही वहां से जाने लगते हैं। लक्ष्मी माथुर साहब का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि पापा मेरी बात तो सुन लीजिए। माथुर साहब अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं कि मर चुकी है मेरी लक्ष्मी। तभी बुआ जी माथुर साहब को समझाने लगती है कि हमारी लक्ष्मी है, हमारी बच्ची है, माफ कर दीजिए उसे, हो जाता है, सभी से होती है। माथुर साहब भी बुआ जी से कहने लगते हैं कि जब उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है तो हमें भी उससे कोई वास्ता नहीं रखना, चलो तुम यहाँ से। लेकिन बुआ जी कहती है कि आपको जाना है तो जाइए, अभी मेरा दिल इतना सख्त नहीं हुआ है कि मैं अपनी बच्ची से मुंह मोड़ लूं। लक्ष्मी भी माथुर साहब के पैरों में गिर करके कहने लगती है कि पापा आई एम सॉरी। माथुर साहब भी उसे उठाते हैं और रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि कोई हक नहीं है किसी को भी मेरी बेटी को मुझसे छीनने का। तुमने कैसे मेरी बेटी को मार दिया, हमेशा से अपनी मर्जी करती आई हो, मैं इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा है कि मुझ पर क्या बीतेगी। अपने पापा को रोता हुआ देख करके लक्ष्मी भी माथुर साहब के गले लग जाती है। माथुर साहब भी लक्ष्मी को गले लगा करके रोने लगते हैं और अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। उधर करण गुस्से में कोर्ट के बाहर आकर के अभिमन्यु को थप्पड़ मार देता है। अभिमन्यु भी उसकी कॉलर पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की कॉलर पकड़ के लड़ने लगते हैं। करण कहता है कि ये क्या किया तुमने अभिमन्यु लक्ष्मी के साथ, तुम तो उसे बहन मानते थे ना, तो इस तरह रक्षा की तुमने अपनी बहन की कि उसे ही गलत साबित कर दिया सबके सामने। बहुत बड़े दोगले इंसान निकले तुम अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है कि देखो करण, मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, और वहां से जाने लगता है। लेकिन करण उसे रोक करके कहने लगता है ऐसे सर उनके टट्टू बन करके रह गए हो, तुम हमारे साथ इतने दिन तक रहे और आखिर में जाकर के तुम आयशा सरीन की तरफ हो गए, हमारे साथ नमक हरामी नहीं किए। अभिमन्यु भी कहता है कि तुम मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझो। करण उसे धक्का मारने लगता है और कहता है कि बताओ क्या कर लोगे तुम, अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्यों किया तुमने ये। अभिमन्यु कहता है कि इसका जवाब तुम अच्छे से जानते हो। करण कहता है नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अभिमन्यु कहता है करण तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने ये सब कुछ आयशा से बदला लेने के लिए, क्या इद्दत से तुम आयशा से बदला लेना चाह रहे थे ना, तो उससे तो यही लग रहा था कि तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो, उसकी तड़प उसका दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है ना वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से, और वो चीज है प्यार, और अब मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। और वहां से जाने लगता है। लेकिन करण उसे रोक करके कहता है प्यार, वो तुमसे प्यार करती है, आयशा सरीन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अभिमन्यु, वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकती है सिवाय खुद के। और बताने लगता है कि लक्ष्मी ने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, वो तो वहां से जाना चाहती थी सब कुछ छोड़ करके, मैंने ही उसे नैना राठौर बनने में मदद की थी। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हें तो आयशा सरीन ने पहले भी इस्तेमाल किया था और अभी भी इस्तेमाल किया। अभिमन्यु कहता है कि हालात और मजबूरी इंसानों के रास्ते बदल देती करण, लेकिन जो दिल होता है ना, वो दिल अपने प्यार को कभी भी नहीं भूलता है। अब तक मुझे यही लगता था कि सिर्फ मैं ही आयशा को अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आयशा भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाई है। तभी करण कहता है कि इसका मतलब तुम उसे जान ही नहीं पाए, उसने तुम्हें पहले भी बेवकूफ बनाया था और अब फिर से तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो हर चीज को इस्तेमाल करना जानती है और फेंकना जानती है, और उसने वही तुम्हारे साथ किया। उसने अपने खुद के भाई को नहीं बख्शा, तो तुम किस खेत की मूली हो। अभिमन्यु कहने लगता है कि पता है करण, इस बार तो मैंने आयशा से सिर्फ नफरत की थी, उसे सलाखों के पीछे भी डाल दिया था और टॉर्चर भी किया था, तब तो उसे मुझसे नफरत हो जानी चाहिए थी ना। पर करण, वो मुझसे नफरत नहीं करती है, वो मुझसे प्यार करती है। करण कहता है अभिमन्यु, तुमने एक कहावत तो सुनी है ना कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, लेकिन तुम तो अंधे ही नहीं, तुम तो बेवकूफ भी बन गए हो। इस केस में तुमने हमारा साथ दिया और आयशा सरीन के खिलाफ गए, उसके लिए तो इतना ही काफी था समझने के लिए कि तुम्हारा दिल अभी भी उसके प्यार के लिए धड़कता है। प्यार नहीं मिला तो नफरत बन करके तुम्हारे पास चली आई। वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती थी कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें पता है अभिमन्यु, वो सारी जगह से घिर गई थी, उसने हर कोशिश कर ली थी, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। आखिर में उनके पास हथियार था इस टूटे हुए आशिक के दिल का, और उन्होंने आकर के तुम्हारे दिल पर मलहम क्या लगाया। तुम तो अपना ईमान ही बेच करके चले गए। इंसान पुलिस की वर्दी में कानून को धोखा दे सकता है, उससे गद्दारी कर सकता है, तो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अभिमन्यु, तुम मेरी एक बात को अपने दिमाग में रखना कि तुम अगर धोखा दे सकते हो ना, तो आयशा सरीन भी धोखा दे सकती है। इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारा एक बार फिर से, और गुस्से में वहां से चला जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।